कूलम्स लॉ हुआ है पिछले लेक्चर में, फिर से एक बार बता देता शॉर्ट में, ध्यान देना। दिस इज सपोज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज आल्सो पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, दोनों के बीच में डिस्टेंस r, ये है चार्ज q1, दिस इज चार्ज q2, ये इसको इधर रिपेल करेगा, रिपल्शन है, एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये इसको इधर रिपेल करेगा, ठीक है। तो फोर्स का बाद में लिखते हैं, पहले सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे तो बता देता। फर्स्ट इक्वेशन वैक्यूम के लिए, और वी कैन से फॉर एयर भी चलेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, निग्लिजिबल है, तो एयर और वैक्यूम लिख सकते हैं। फॉर्मूला था FV फॉर एयर और वैक्यूम, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, directly proportional to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to square of the distance between them, और ये constant, where epsilon 0 is called permittivity of free space, या आप बोल सकते हैं वैक्यूम। इसकी वैल्यू याद रखना था 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की भी वैल्यू फिक्स है, इट इज 9 इंटू 10⁻⁹, यानी ये वैल्यू इसमें डाल के अगर सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो ये आएगा। इसका यूनिट तो कल बताया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, तो ये इतना हो चुका है, कल याद होगा। तो ये एरिया वैक्यूम के लिए हो गया। अगर इनके बीच में कोई दूसरा मीडियम डाल दे, डिस्टेंस वही है, चार्ज भी वही है, पर अब मीडियम चेंज हो गया। मान लो पहले मीडियम था एयर, अब इन्हीं दो चार्ज को वाटर में डाल दिया, तो डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, सिर्फ दोनों के बीच में का मीडियम बदल गया। सो वाटर लिखने के लिए अभी तो एक बार मीडियम ही लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये था फ्री स्पेस के लिए, या अपन लिखेंगे वैक्यूम के लिए, ठीक है, के लिए था वैक्यूम के लिए, कांस्टेंट फॉर वैक्यूम, ये है वैल्यू फॉर दैट मीडियम, जो मीडियम बीच में रखा है दोनों चार्ज के, Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। तो आप फिर से बताया था कि इट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मीडियम का कांस्टेंट है, ठीक है। तो कंपैरिजन है ये वैक्यूम के साथ, K इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0, एक ये डेफिनेशन है, दूसरी भी पता था, वो भी देख लेंगे। तो यहाँ एप्सिलॉन की जगह लिख सकते K एप्सिलॉन 0 1/4 पाई K एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो बेसिकली अपन यही फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जो भी K की वैल्यू गिवन रहेगी वो डाल देंगे, और एप्सिलॉन 0 या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू पता ही है, तो K की वैल्यू गिवन रहेगी फॉर दैट मीडियम। फिर से बताया था K की वैल्यूज याद रखो, K इज इक्वल्स टू 1 फॉर एयर, ठीक है, इसीलिए आप इसमें K की वैल्यू 1 डाल दो, तो देखो यही फॉर्मूला बन जाएगा वापस से। सो वी कैन से दैट K इज इक्वल्स टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम, K is equals to infinity for metals, ये याद रखना वैल्यूज। तो मेटल के लिए K इंफिनिटी है, अगर K की वैल्यू है इंफिनिटी डाल दे, 1/इंफिनिटी यानी बहुत लार्ज वैल्यू, 1/में तो आंसर 0, तो फोर्स विल बी 0, याद रखना। अगर दोनों के बीच में मेटल डाल दे तो फोर्स बिटवीन द टू चार्ज विल बी 0, देख लो। तो यानी इसका और इसका जो फोर्स है या कांटेक्ट था वो नहीं है, अब दोनों के बीच में मेटल आ गया, तो इसके बाद आएगा वो लाइन ऑफ फोर्सेस जो रहते हैं वो मेटल में से पास नहीं हो सकते, यानी इनकी जो फील्ड है वो मेटल में से पास नहीं हो सकते, वो देखेंगे आगे आएगा, वो याद रखना, तब बता दूंगा वो कि इनकी जो फील्ड है, इनका जो इफेक्ट है एक दूसरे पे, वो मेटल के थ्रू पास नहीं हो सकता।
तो वो अपन आगे देखेंगे। K is equals to 1 for air, K is equals to infinity for metals। तो याद रखो तब दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, 0। फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना। एंड फॉर एनी अदर मटेरियल, इन दोनों को छोड़ो, एनी अदर मटेरियल अदर देन एयर एंड मेटल, यानी नॉन मेटल्स बचे, K is always greater than 1। तो ये याद रखो, K की वैल्यू 1, K की वैल्यू इंफिनिटी, एंड फॉर एनी अदर मटेरियल अदर देन एयर एंड मेटल K is greater than 1। जैसे वाटर का एग्जांपल बताऊंगा फिर से। तो वाटर के लिए K की वैल्यू है 80। जस्ट एग्जांपल है, याद रखने की जरूरत नहीं है। ये अपना इसके पहले वाले वीडियो में हो चुका है। K की एक और डेफिनेशन है, वो भी बताया था पहले, इसका नोट डाउन कर लो, वापस से देख लो। तो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट था द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges। प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, सिर्फ मैग्नीट्यूड डालना है, माइनस प्लस की कोई जरूरत नहीं है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्जेस। तो ये मैग्नीट्यूड फॉर्म हो गया या स्केलर फॉर्म हो गया, वेक्टर फॉर्म बताना। और फिर से K का ये एक इक्वेशन है, एक और बता देता हूं। इसको आप लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, K की जगह एप्सिलॉन r। ये रिलेशन है किसका, मीडियम का वैक्यूम के साथ कंपैरिजन, तो उसको रिलेटिव परमिएबिलिटी भी बोल सकते हैं। रिलेटिव रिलेशन, दोनों का रिलेशन, रेशियो क्या आएगा, वो रिलेटिव परमिएबिलिटी। पर ये काम नहीं आएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद रखो के, उसको एप्सिलॉन r में लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी रेशियो, रिलेशन देख रहे हैं, रेशियो देख रहे हैं, ठीक है। तो K की एक और डेफिनेशन है, वो भी बताया था, तो एक बार नोट डाउन कर लो बेटा। कोई भी डाउट रहा आपको लेक्चर के इसमें, या कुछ सजेशन भी देने हैं, कुछ भी बोलना है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है आप लोगों के पास, या फिर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। शाम को 4 से 6 के बीच में आप कॉल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। देख लो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप लोग कॉल कर लेना। समझ में नहीं आया तो बात कर सकते हैं, हो सकता है कि मैं कुछ और एग्जाम्पल लेके समझा दूं, नहीं समझ में आया तो फिर कॉल कर लो फटाक से। पर ये चैप्टर ध्यान से करना, 11th में भी है, 12th में भी। इसके पहले वाले भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट ही है, जिनको कॉम्पिटिटिव देना उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और 12th के लिए भी बेस ही है वो चैप्टर्स, तो वो भी अच्छे से करना है, पर ये और ज्यादा अच्छे से करो। देखो फिर वो एक और डेफिनेशन बता देते K की। पहली डेफिनेशन बोल देते, देखो K इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये वैक्यूम था पहले, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, यानी वैक्यूम के लिए जो मीडियम के लिए जो कांस्टेंट है, वो फिर से बता रहा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के ये कांस्टेंट डाला था, तो ये इस पे टाइप पे डिपेंड नहीं करेगा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो अभी मटेरियल बीच में क्या है, वैक्यूम, तो ये एप्सिलॉन 0 वैक्यूम के लिए है। बाद में बीच में मीडियम आ गया, तो ये एप्सिलॉन मीडियम के लिए, एप्सिलॉन क्या के लिए हो गया, मीडियम के लिए। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव यानी रिलेशन ले रहे हैं, रेशियो ले रहे हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो उसकी जगह ये इक्वेशन बना लिया अपन ने, अब हमेशा यही इक्वेशन यूज करेंगे। तो K जो कांस्टेंट है वो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। ये मीडियम जो है उसकी वैल्यू है K, देख लेते हैं। नोट डाउन करो K की दूसरी डेफिनेशन कैसा है, वो भी समझा था, देख लो। चलो सेकंड डेफिनेशन बता देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन को चेंज कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, ये हटा देता, वैल्यूज याद रखना है ना। इस इक्वेशन को लिख रहे हैं इधर,
Now for medium Fm is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0, k नहीं लिखा है, Q1 Q2 upon R square। ये इक्वेशन में और ये इक्वेशन में क्या चेंज हो गया, और में k था अपन ने नहीं लिखा है, तो ठीक है इधर लिख लेते हैं 1 upon k, मल्टीप्लाई कर देंगे वही है। तो ये जो है ये है एक वैक्यूम या एयर वाला इक्वेशन। सो Fm इज इक्वल्स टू F, ये लिख रहे V फॉर वैक्यूम और एयर अपॉन में है K। सो ये भी इक्वेशन याद रख सकते हैं कि मीडियम में जब डालेंगे तो एयर में जो या वैक्यूम में जो फोर्स है उससे कितने टाइम्स कम हो जाएगा, K टाइम्स अपॉन में है ना, या फिर आप K की वैल्यू ये लिख सकते हैं Fv अपॉन Fm। तो ये भी एक डेफिनेशन है, ये भी बताया था, ध्यान रखो। तो अगर मान लो पहले ये दो चार्ज वैक्यूम में थे, अब वाटर में रखा है, तो वाटर के लिए K की वैल्यू 80 है, तो वैक्यूम में जो फोर्स था डिवाइडेड बाय 80, मतलब डेफिनेटली फोर्स कम हुआ है, कितने टाइम्स कम हुआ है, 1 अपॉन 80 टाइम्स, अपॉन में है ना 80। तो याद रखो दो चार्ज जब वैक्यूम में है तो उनके बीच में फोर्स क्या रहेगा, मैक्सिमम। अगर आप लोग वो दो चार्ज वाटर में डालेंगे या कोई और मीडियम में डालेंगे, तो मीडियम अगर बीच में आ गया तो डेफिनेटली फोर्स विल डिक्रीज, और अगर मेटल डाल दिया तो डिक्रीज हो जाएगा कितना, 0। तो ये याद रखो। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एक डेफिनेशन है रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या इट इज द रेशियो ऑफ, वही डेफिनेशन याद रखो, वही बेस्ट इजीली है। इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज, इट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, ठीक है, सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, कुछ तो भी एक डिस्टेंस है सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, पर कहां है, इन वैक्यूम, 2 अपॉन में 2 द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्ज सेपरेटेड बाय द सेम डिस्टेंस बट इन अनदर मीडियम, बट इन अनदर मीडियम। तो ये भी डेफिनेशन है, याद रखो। और ये सिंपल है, फिर से दोनों डेफिनेशन एक बार बता देता, कल हुआ ही है, फिर वेक्टर फॉर्म पे आएंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव permeability is defined as, so relative permittivity is defined as the ratio of permittivity of medium to permittivity of free space। permittivity याद रखना होगा, permittivity of medium to permittivity of free space। यहां पे दूसरी डेफिनेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is defined as the ratio of, क्या का रेशियो है, force between the two charge separated by a certain distance in vacuum, 2 upon में force between the same two charge separated by the same distance but in another medium। पहले वैक्यूम में रखो, फिर वो उनको दूसरे मीडियम में डाल दो, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो उन दोनों फोर्स का जो रेशियो आएगा दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और याद रखना वैक्यूम में फोर्स मैक्सिमम, किसी भी दूसरे मीडियम में अगर आप वो चार्ज ऐड करेंगे, अगर डाल रहे हैं वो दो चार्ज, मीडियम बदल रहे हैं, तो फोर्स विल डिक्रीज 1 अपॉन k टाइम्स, जो भी फोर्स होगा उसमें 1 अपॉन k आ जाएगा, वैक्यूम डिवाइडेड बाय k। तो ये याद रखो। जैसे 80 है, मान लो सपोज फोर्स इन वैक्यूम इज 800 न्यूटन, इन दोनों के बीच में वैक्यूम में 800 था और k की वैल्यू 80 है, तो फोर्स इन दैट मीडियम विल बी, वैक्यूम का फोर्स कितना है 800, वैक्यूम में जब थे डिवाइडेड बाय k 80, 1 अपॉन 80 टाइम्स डिक्रीज हो रहा, 0 0 कैंसिल, आंसर बचेगा 10, ठीक है ना। इसको 80 से डिवाइड कर दिया तो इसलिए बोल रहे 1 अपॉन 80 टाइम्स डिक्रीज हो, या k टाइम्स डिक्रीज होगा ऐसा बोल सकते हैं, 1 अपॉन k टाइम्स, देख लो। तो ये याद रखो, आगे कंटिन्यू करते हैं, वेक्टर फॉर्म लेंगे। तो ये अच्छे से नोट डाउन करो बेटा, और नोट्स खुद के बनाओ, जो चैप्टर अपन ले रहे हैं उनके टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो भी चलेगा, पर नोट्स बना लेंगे तो प्रॉब्लम कम जाएंगी। 12 के प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे जब देंगे। अब हम देखने वाले हैं वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में तो मैग्नीट्यूड भी आएगा, वेक्टर क्वांटिटी याद है ना, वेक्टर्स चैप्टर में लिया था। वेक्टर कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड भी जो बताना पड़ेगा और डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो अब ध्यान दो ना, अब ये मीडियम हटा देते,
मीडियम नहीं ले रहे, अभी वैक्यूम भी कंसीडर करेंगे दोनों चार्ज के बीच में। चलो फिर से बना देते हैं। देखो, दिस इज फर्स्ट चार्ज Q1, दिस इज सेकेंड चार्ज Q2, इन दोनों के बीच में का ये डिस्टेंस है R। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इधर, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा उधर। तो ये है इसका फोर्स इस पे, फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ऐसे पढ़ो, फोर्स एक्सर्टेड ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ऐसे पढ़ो। तो अभी फिर से बता देता, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर नहीं डाल रहे अभी। तो F12 इज इक्वल्स टू F21। अगर वेक्टर लिखेंगे तो ध्यान से देखो, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो ये तो मैग्नीट्यूड में ही है खाली, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही रहेगा फोर्स का। ये उस पे जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा उतना ही फोर्स ये भी वापस उस पे करने वाला है, ठीक है। मैग्नीट्यूड को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, F12, याद है ना, मॉड में लिख रहे हैं F21। तो ये फर्स्ट हो गया मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन के साथ लिखना है तो F12 वेक्टर लिख लिया, वेक्टर आगे ऊपर, माइनस F21। यहां माइनस नहीं दिया, यहां माइनस नहीं दिया, क्योंकि खाली मैग्नीट्यूड बता रहे थे। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है पर डायरेक्शन अलग है। तो यहां वेक्टर क्वांटिटी लिया है, देखो एरो दिए ऊपर, तो वेक्टर क्वांटिटी है, यहां पे भी एरो है पर मॉड में डाल दिया, यानी खाली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अब यहां वेक्टर दिए ना, तो ये माइनस साइन भी डाला है, नेगेटिव साइन शोज दैट बोथ द फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ध्यान दो, वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, किसी भी एक फोर्स का लिखेंगे, पहले इसका ही लिखते F12, ध्यान देना वेक्टर डालिए। तो वेक्टर हैज टू थिंग, यहां लिखेंगे मैग्नीट्यूड और यहां इनटू करके लिखेंगे डायरेक्शन। तो पहले मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का अभी हमने डिराइव किया ही है, बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। फिर से देखो, इसको पढ़ रहे हैं कैसा अपन, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, ठीक है। अब डायरेक्शन देखो, एरो देखना, इधर से इधर, सेकेंड से फर्स्ट की तरफ। तो डिस्टेंस लिखते समय लिखेंगे R ही लिखेंगे, और यहां लिखेंगे 2 1, 2 से 1 की तरफ। डायरेक्शन देखो, और ट्रायंगुलर कैप देंगे, याद है ट्रायंगुलर कैप किसी भी इस पे स्मॉल लेटर पे रही तो वो क्या रिप्रेजेंट करता, यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर, जैसे यहाँ R ऊपर ट्रायंगुलर कैप, यानी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, यानी 1 से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। इट इज ओनली यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन, 2 to 1, 2 to 1, ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है। ये हो गया एक। दूसरा फोर्स लिखते हैं F21, पढ़ना कैसे है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन सेकेंड चार्ज बाय द फर्स्ट चार्ज, ठीक है। हाँ, F21 मैग्नीट्यूड लिखेंगे पहले, मैग्नीट्यूड क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, मैग्नीट्यूड सेम, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब डायरेक्शन पे आते हैं, डायरेक्शन देखो, ये डायरेक्शन है फोर्स की, ये एरो दिया है, इधर है डायरेक्शन, यानी 1 से 2 की तरफ है। तो यहाँ लिखेंगे R12, इससे इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रायंगुलर कैप देना मतलब क्या बता रहे, खाली डायरेक्शन। अब ध्यान से देखो, इधर लिखा है 2 1 यानी ये डायरेक्शन, इधर लिखा है 1 2 यानी ये डायरेक्शन, डेफिनेटली अपोजिट में है, इसीलिए यहाँ माइनस साइन आ रहा है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से यहाँ माइनस साइन आया। तो नेगेटिव साइन शोज दैट द टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये हो गए समझो अनलाइक चार्ज। लाइक चार्ज है तो भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन में आएंगे। एक फोर्स इधर आएगा, एक फोर्स इधर आएगा, है ना, अपोजिट में, एक इधर जा रहा है, एक इधर है। दिखाते समय यही दिखाओ, इजी जाता। पर रिपल्शन में रहो या अट्रैक्शन में रहो, या तो ऐसे रहेंगे दोनों अपोजिट में या ऐसे रहेंगे दोनों अपोजिट में, ठीक है। या तो दोनों ये डायरेक्शन में अट्रैक्ट रहे तो, या दोनों ये डायरेक्शन में रहेंगे फोर्स, रिपल्शन रहा तो ये हो गए वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ये कैसे दिया ये समझ में आया ना। तो यहां से उल्टा आएगा, देखना वो लर्न करने की जरूरत है, मैंने समझाया। ये तो बस यहाँ 1 2 लिखे तो यहाँ 2 1 लिख देंगे, पर किसी ने पूछा कैसे तो बता देना चाहिए। इसको कैसे पढ़ रहे, फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज,
ठीक है। और डायरेक्शन देखो ये है 2 से 1 की तरफ, इसीलिए ऐसा डाला है। इसको पढ़ना कैसे है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, और डायरेक्शन ये है 1 to 2, इसीलिए यहां डाला है 1 to 2। तो सेम मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन अपोजिट है, यहाँ 2 to 1 है, यहाँ 1 to 2 है। देखो डायरेक्शन बदल गई, इसीलिए यहाँ माइनस है। तो ये है वेक्टर फॉर्म, देखो ठीक है, नोट डाउन करो, आगे चलो। ठीक है, तो ये हो गया अपना कूलम्स लॉ कंप्लीट, वेक्टर फॉर्म हो गया। देखो टेक्स्ट बुक में इसको भी मॉड वगैरह में डाला है, कोई जरूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ नोट्स अपने बना, टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, फिर से बता रहा, इसके पहले अपन ने ग्रेविटेशन लिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला था, और ये था। तो याद रखना दोनों में मेन फर्क। तो यार कंपैरिजन देख लेते, इसमें भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे होता, ग्रेविटेशन में भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे होता। F is equal to G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें भी r स्क्वायर था, इसमें भी r स्क्वायर। तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता। ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, यानी दूर तक इफेक्टिव है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। मेन फर्क याद रखना कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव था, इसमें अट्रैक्टिव भी हो सकता, रिपल्सिव भी हो सकता। और नेचर में मैंने पहले भी बताया, नेचर में सबसे वीक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उससे ग्रेटर है, याद रखना 50 to 60 टाइम्स ग्रेटर है। इससे कंपैरिजन याद रखो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कूलम्स लॉ जो लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए, दोनों भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करते हैं, यानी दोनों में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर था। ठीक है, दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स है, पर डिफरेंस ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स याद रखना हमेशा क्या रहता, अट्रैक्टिव, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव, में बी रिपल्सिव। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, 50 to 60 टाइम्स स्ट्रॉन्गर। तैयार रखो, अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, ये मिटा है। याद रखो कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, मैंने पहले लिया है, बताया था चार्ज का एसआई यूनिट क्या है, कूलम। 1 कूलम की डेफिनेशन लिख रहे हैं, काय की डेफिनेशन लिख रहे हैं, 1 कूलम। सिंपल है, कोई लर्न करने की जरूरत नहीं है, याद रखो। देखो सर 1 कूलम, फिर से बता देता, कूलम इज द एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, याद है ना, एसआई यूनिट of charge is coulomb। ठीक है, तो अपन यहाँ डेफिनेशन लिख रहे हैं 1 कूलम की। तो अपना वही इक्वेशन वापस से काम आएगा जो भी अपन ने बनाया था, फोर्स वैक्यूम में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो FV इज इक्वल, इसकी वैल्यू अपने को पता है 9 × 10⁻⁹ बताया था, याद है ना, ये Q1 ये Q2 अपॉन r स्क्वायर। मान लो चार्ज है 1 कूलम, जिसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, दोनों चार्ज कितने कूलम है, 1 कूलम। तो Q1 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1 डाल दो, समझ में आ रहा, और डिस्टेंस भी ले लो दोनों के बीच में का 1 मीटर। तो देखो ये एक चार्ज, ये दूसरा चार्ज, ये भी 1 कूलम, ये भी 1 कूलम, और दोनों के बीच में का डिस्टेंस है 1 मीटर। तो सभी वैल्यू डाल रहे हैं, पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू डाल दी, क्या है 9 × 10⁻⁹, ये बताया वैल्यू, कांस्टेंट याद रखो। Q1 और Q2 की भी वैल्यू 1 डाला है और डिस्टेंस भी 1 डाला है, तो यहाँ पे भी डालो वैल्यूज। सो FV इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1 अपॉन डिस्टेंस की भी वैल्यू 1 रख रहे हैं फिलहाल के लिए, होल थिंग स्क्वायर। तो फोर्स बचेगा 9 × 10⁹। अब इस पर से 1 कूलम की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे वो समझना।
फिर से देखो अपन ने क्या किया है, पहले 1/4 की वैल्यू लिख लिया 9 × 10⁹, इसकी वैल्यू 1 ले रहे हैं, इसकी वैल्यू 1 ले रहे हैं, इसकी भी वैल्यू 1 ले रहे हैं, यानी अपन ने दो चार्ज लिए हैं, सपोज वो 1 कूलम है, डिस्टेंस रखा है 1 मीटर, तो इसमें 1 डाला है, 1 डाला, 1 डाला, तो आंसर क्या मिला फोर्स का 9 × 10⁹ न्यूटन। तो अब डेफिनेशन सुनना, द टू चार्ज आर सेड टू बी 1 कूलम, दो चार्ज को 1 कूलम बोलेंगे, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, वो कहां रखा है, वैक्यूम में, कितने दूर रखा है, 1 मीटर अपार्ट, यानी दो चार्ज को 1 कूलम कब बोलेंगे, 1 कूलम ईच, व्हेन दे आर केप्ट इन वैक्यूम 1 मीटर अपार्ट, एंड इफ दे रिपेल ईच अदर, उनके बीच में रिपल्शन अगर इतना है 9 × 10⁹, दोनों चार्ज कितने कूलम के हैं, मतलब 1 कूलम। देखो समझ लो, फिर से बताता हूं एक बार, लॉजिक देखो क्या है, अपन बोल रहे कि ये दो चार्ज 1 कूलम के, पूरा सॉल्व किया तो फोर्स क्या है, तो वही अपन बोल रहे दो चार्ज लो वैक्यूम में रखो, कितने डिस्टेंस पे, 1 मीटर पे, और अगर उनके बीच में इतना फोर्स एक्ट हो रहा, मतलब ये दोनों चार्ज कितने कूलम है, 1 कूलम। देख लो एक बार, पहले समझ लो इक्वेशन, फिर वापस एक बार डेफिनेशन बना। ठीक है, फिर से देखो डेफिनेशन, 1 कूलम इज द अमाउंट ऑफ चार्ज when kept in vacuum, 1 coulomb ऐसे चार्ज है, when they are kept in vacuum 1 meter apart from each other, comma they repel each other by the force of 9 × 10⁹ न्यूटन। अगर आप दो चार्ज बोल रहे हैं 1 कूलम है, तो उनको आप लेंगे, उनको वैक्यूम में रखेंगे 1 मीटर अपार्ट, तो वो अगर इतना फोर्स एक्सर्ट करेंगे एक दूसरे पे, ठीक है। So 1 coulomb is the amount of charge when kept in vacuum, दो 1 coulomb चार्ज लिए, they are kept in vacuum 1 meter apart, कितने दूर रखे, 1 मीटर, then they repel each other by the force of 9 × 10⁹ न्यूटन, वही दो चार्ज है 1 कूलम। फिर से सुनना, 1 coulomb is the amount of charge, 1 coulomb is the amount of charge when placed in vacuum, when placed in vacuum 1 meter apart from each other, they repel each other, repulsion क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो 1 कूलम चार्ज है, लाइक चार्जेस दिए पॉजिटिव, they repel each other by the force of, या exert the force of 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, देखो सिंपल है, देखो इक्वेशन पर से याद रखो, लर्न नहीं करना है। ठीक है, फिर से देखो, 1 coulomb is the amount of charge when kept in vacuum 1 meter apart from another 1 coulomb charge, दोनों 1 coulomb की है, तो उनके बीच में का डिस्टेंस क्या लिखा है, 1 मीटर in vacuum, and they repel each other by the force of 9 × 10⁹ न्यूटन। देखो if, देखो फिर से सुनना एक बार, लास्ट बार बोल देता, 1 coulomb is the amount of charge when placed in vacuum 1 meter apart from another 1 coulomb charge, ठीक है, 1 मीटर अपार्ट रखा है दूसरे 1 कूलम चार्ज से, in vacuum, then they repel each other by the force of 9 × 10⁹ न्यूटन। कोई लर्न करने की जरूरत नहीं, सिंप्लीफाई करके यहां तक पहुंचे। So 1 coulomb charge is that amount of charge when placed in vacuum 1 meter apart from another 1 coulomb charge, 1 मीटर अपार्ट रखा है दूसरे 1 कूलम चार्ज से, then they repel each other by the force of 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, सिंपल है, देखो आगे चलिए। So this is the definition of 1 coulomb charge. Next देखो, ध्यान रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स और इसमें कुछ सिमिलैरिटीज भी है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करता। ठीक है, दोनों भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। फर्क क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रांग है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट याद रखना, 50 to 60 टाइम्स ज्यादा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव रहेगा
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता, रिपल्सिव भी हो सकता। फिर से एक बार डेफिनेशन सुनना। 1 coulomb is the amount of charge when kept in vacuum 1 meter apart from another 1 coulomb charge. ठीक है, they exert a force of repulsion कितना 9 into 10 raised to 9 न्यूटन। ठीक है, तो ये याद रखो, इक्वेशन पर से लिखा है मैंने, लर्न करने की जरूरत नहीं। आगे चलते हैं। अब है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है देखिए। सपोज दिस इज चार्ज Q1 और यहां है चार्ज Q सपोज, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट होगा, या इसको नाम दिया है Q1, इसको Q2 कर देते एक बार के लिए। इन दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रहा था उसका इक्वेशन अपन ने देखा है अभी। क्या देखा था? F is equals to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square and it act along the line joining the center of two charges, यानी ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। अगर ऐसे रखेंगे चार्ज तो ये लाइन पे एक्ट होगा फोर्स, एक इधर रिपेल होगा, एक इधर रिपेल होगा। देख लो एक बार। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब क्या होता है वो। अब एक एक चार्ज थे, यानी दो चार्ज थे तो अपन आराम से लिख रहे थे। अब अपने पास दो से ज्यादा चार्ज, देखना फिर से, ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। इन दोनों पे फोर्स ये डायरेक्शन में एक्ट होगा, ये इधर, ये इधर। सपोज दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। इन दोनों के बीच में जो फोर्स है उसका फॉर्मूला आएगा फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन द फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज इट इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। मैग्नीट्यूड लिखा है, वेक्टर रहा तो यहाँ यूनिट वेक्टर डाल देंगे 2 1, यहाँ 1 2 यहाँ 2 1, तो वो भी नहीं ले रहे। तो अभी फिलहाल दो ही चार्ज है। मान लो मैं एक और चार्ज ले लूं Q3, अब ये भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, सभी एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। बट अपने को बोला जाए कि उस पर्टिकुलर चार्ज पे कितना फोर्स है बताओ, इस पे Q1 पे। ठीक है, सभी एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अपने ग्रेविटेशन में पढ़ा कि सन अर्थ पे भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा, दूसरे प्लैनेट्स पे भी, पर अपने को स्पेसिफिक न्यूमेरिकल में बोला है कि अर्थ पे कितना फोर्स है वो निकालना। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि बाकी प्लैनेट्स पे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा। समझ में आ रहा? तो उसी तरह ये सारे चार्ज एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, पर स्पेसिफिक बोला है कि इस चार्ज पे कितना फोर्स है निकालो। तो अपन ये फोर्स एक बार के लिए हटा देंगे, इस पे ये फोर्स हो गया। ठीक है, Q1। अब इन दोनों को लाइन ज्वाइन करो, इसका फोर्स इधर आएगा, इसका फोर्स इधर था। ठीक है, दिस इज सपोज चार्ज Q3, तो दिस इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज। पढ़ता है ना नहीं? दिस इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। तो अपने को स्पेसिफिक मेंशन किया है। ठीक है, ये इस पे भी ये दोनों मिलके फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ये दोनों मिलके इस पे भी करेंगे, पर अपने को बोला है कि भाई Q1 पे कितना है वो बताओ। बाकी को हमारे को नहीं कैलकुलेट करना है, हमारे को ये बताओ खाली कि Q1 पे कितना है। तो Q1 पे पहला फोर्स ये एक्सर्ट हो रहा, दूसरा फोर्स ये एक्सर्ट हो रहा। इसका मतलब ये मिटा के मतलब फोर्स कैंसिल हो गया क्या? नहीं बेटा, फोर्स है पर स्पेसिफिक बोला है। जैसे अपन ने चैप्टर पूरा ही पढ़ा है, पर टेस्ट में 1 2 3 क्वेश्चन आते हैं खाली सर। जैसे मैंने चैप्टर पूरा पढ़ा था उसमें 50 क्वेश्चन है, तो टेस्ट में पूरा चैप्टर पूछते गया नहीं, स्पेसिफिक एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये क्वेश्चन का आंसर दो।
सेम यहाँ पे सब चार्ज एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे, बट स्पेसिफिक मेंशन किया है कि फर्स्ट चार्ज पे कितना फोर्स है रिजल्टेंट वो बताओ। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसको ऐड करते समय कौन से रूल लगाने पड़ेंगे? वेक्टर रूल लगाने पड़ेंगे। याद है वेक्टर रूल? ठीक है, वेक्टर रूल्स हुए अपने, वेक्टर चैप्टर हुआ है मैथमेटिकल मेथड्स सेकंड चैप्टर में। अब देखो ये इस पे ये डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा, ये इस पे ये डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा, ना वो इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा। याद करो वेक्टर रूल, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस विल बी अलोंग द डायगोनल। याद है? याद करो वेक्टर रूल, याद करो पैरेललोग्राम लॉ। ये दो वेक्टर है तो उनका रिजल्टेंट कहां रहेगा? अलोंग द डायगोनल, यानी ये चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा। दो फोर्स है F13 F12, बट द रिजल्टेंट विल बी अलोंग द डायगोनल। याद आया? देख लो, याद नहीं आया होगा तो मैथमेटिकल मेथड्स वही है यूट्यूब पे, जाके एक बार उसको देखो। ठीक है, अभी दो चार्ज नहीं है खाली, ये एक और चार्ज बीच में टांग अड़ाने आ गया। ध्यान रखो, ये था, इसका फॉर्मूला अपन ने बना लिया था, ये रहा F12। अब दूसरा भी फोर्स एक्ट हो रहा, F क्या है? 13 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3, ये और ये चार्ज अपॉन r²। अब r लिखेंगे तो नहीं चलेगा, इसीलिए यहाँ पे नंबर डाल देंगे अभी फिलहाल। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैग्नीट्यूड है 1 2 1, कुछ भी लिखेंगे तो चलेगा, और यहाँ पे भी डाल देंगे 13 उसका स्क्वायर। तो ये पहला फोर्स, ये दूसरा फोर्स, अब दो फोर्स उस पे एक्ट हो रहे। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, कौन से रूल लगाएंगे? वेक्टर रूल्स। ठीक है, एक बार समझो, फिर से बताता, वेक्टर रूल देख लो एक बार, फिर इसका आंसर बता दे। देख लो एक बार, ठीक है, फिर से देखो। मान लो पहले ये दो चार्ज है, ये इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ये डायरेक्शन में, ये भी उस पे कर रहा, पर अपने को लेना देना नहीं है। सामने वाले ने क्या बोला है कि Q1 पे कितना फोर्स है वो बताओ खाली, तो रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं खाली Q1 पे। तो ये इस पे इधर फोर्स एक्सर्ट कर रहा और ये इस पे इधर, ना वो इधर जाएगा ना वो इधर जाएगा। याद करो, अगर दो फोर्सेस ऐसे है तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी अलोंग द डायगोनल, यानी किधर जाएगा। मतलब हम लोग कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं? वेक्टर रूल। मान लो ये मेरा P है, ये मेरा वेक्टर है Q, ये है रिजल्टेंट R, और ये P और Q के बीच में का एंगल थीटा। फॉर्मूला याद है क्या? बोलो साथ साथ में, क्या है? R इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस ट्वाइस PQ cos थीटा। तो आपको अगर इसके लिए बनाना है तो R की जगह क्या लिखेंगे? F इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P की जगह F13 स्क्वायर प्लस Q की जगह F12 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F13 F12, दोनों के बीच में का एंगल cos थीटा। तो ये फॉर्मूले से आप रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन, कि नंबर ऑफ चार्ज अगर इंटरैक्ट हो रहे, नंबर ऑफ चार्ज 1 2 3, नंबर ऑफ चार्ज दो से ज्यादा है, समझो दो में तो वेक्टर रूल लगेंगे नहीं, एक ही डायरेक्शन पता ही है अपने को, पर अगर दो से ज्यादा है तो कैसे रूल लगा रहे हैं? वेक्टर रूल। इफ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग देन द रिजल्टेंट फोर्स कौन से रूल से निकालना है? वेक्टर रूल के हिसाब से निकालना है। देखो नोट डाउन करो, तो ये लिखना नहीं है, फॉर्मूला सिर्फ बता रहा, बाद में जब न्यूमेरिकल आएंगे तब देखेंगे कि ये फॉर्मूला लगेगा। अभी तो फिलहाल एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बना लेंगे इसका, और समझ में आया? याद रखो, एक इधर रिपेल कर रहा, एक इधर रिपेल कर रहा, तो वो जाएगा अलोंग द डायगोनल। वेक्टर रूल में बताया था, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसका ये फॉर्मूला था। इसको P कंसीडर करो, इसको Q कंसीडर करो, ये रिजल्टेंट फोर्स है R, तो ये फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। मान लो इन दोनों को सॉल्व करके आंसर आया 10, इन दोनों को सॉल्व करके आंसर आया 20, यानी ये इस पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा वो है 10 न्यूटन।
ये इस पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो है समझो 20 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स बताओ, एंगल दिया है 60 डिग्री, तो यहां डालेंगे 20, यहां डालेंगे 10, ये 2, ये 20, ये 10 और cos जो भी एंगल होगा 30 60, वी कैन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। देखो समझ में आया? तो याद रखो, नंबर ऑफ चार्जेस अगर इंटरैक्ट हो रहे होंगे, नंबर ऑफ चार्जेस इंटरैक्ट यानी एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द गिवन चार्ज, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द गिवन चार्ज इज द वेक्टर सम। जितने भी फोर्स है उन सबका वेक्टर सम लेना है। वेक्टर सम का मतलब वेक्टर रूल, मैंने पहले भी बताया था, आप अगर r p + q लिख रहे हैं, देखना वेक्टर में r p + q, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों को डायरेक्ट ऐड करो, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को वेक्टर रूल से ऐड करो, बस वही यहां लिखने वाले हैं। और वेक्टर रूल ये था, ठीक है, तो ये हटा देंगे हमें ना, क्योंकि जरूरी नहीं है 2 4 चार्ज होंगे, और भी ज्यादा चार्ज हो सकते हैं। देख रहे तो ये मिटा देते हैं, ये याद रखना, ऐसे रूल लगाने पड़ेंगे, वेक्टर रूल लगाने पड़ेंगे। तो ये हटा देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स एक बार रहेगा, तो अपन बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स F12, sorry, resultant force F will be vector sum of F12 and F13। फिर से बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये 10 है और ये 20 है तो डायरेक्ट आंसर 30 लिख दो। वेक्टर में भी बार बार समझाया था, इसका मतलब ये नहीं होता कि एडिशन करना है, इसका मतलब ये होता कि इन दोनों का वेक्टर सम ये है, तो इन दोनों का वेक्टर सम ये है, तो वेक्टर रूल लगाना जो अभी बताया था। समझ में आया? फिर से देख लो लगे तो एक बार वेक्टर्स r = p + q का मतलब ये नहीं है p और q का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ऐड करो। बोलने का मतलब ये होगा कि p और q का मैग्नीट्यूड ऐड करके r निकलेगा, बट वेक्टर रूल के हिसाब से जो अभी लिखा था आपने, ठीक है, तो ये भी हटा देता। पर अभी फिलहाल 2 चार्जेस है, ये जो इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, रिजल्टेंट भी हटा ही दो। मान लो 3 चार्ज भी हो सकते हैं, ये Q4, ये इस पे फोर्स एक्ट करेगा इधर, तो वो बाद में देखेंगे, जनरलाइज डायग्राम है, तो यहाँ पे एक और फोर्स एक्ट हो जाएगा F14, तो यहाँ लिखेंगे F14 प्लस एंड सो ऑन। पांचवा भी चार्ज हो सकता है, छठा भी चार्ज हो सकता है, जितने भी रहेंगे। ये इक्वेशन ये बोल रहा कि भाई तुम ऐड करो उनको, मगर कौन से रूल के हिसाब से ऐड करो? वेक्टर रूल्स के हिसाब से ऐड करो। जैसे अभी 2 चार्ज के लिए बताया था मैंने, इन दोनों की वजह से, तो बाद में आएंगे 3 4 4 4 सब देखेंगे, और अभी फिलहाल याद रखो वेक्टर सम करना है सबकी, यानी वेक्टर रूल के हिसाब से ऐड करना है, क्योंकि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो ये डायग्राम निकालना, ये लिखना, स्टेटमेंट सुनना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर। इफ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, नंबर ऑफ चार्ज इंटरैक्ट हो रहे हैं, देन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द गिवन चार्ज, किसी भी एक चार्ज पे फोर्स निकालने को बोला है, ये भी सब पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ये भी सब पे कर रहा है, ये भी सब पे कर रहा है, इन पे भी फोर्स एक्ट हो रहा है, बट अपने को स्पेसिफिकली इस पे चार्ज पे फोर्स निकालने को बोला है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सुनना, इफ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, if number of charges are interacting, then the resultant force on the given charge, resultant force on the given charge, resultant force on the given charge is the vector sum of all the individual forces। सभी जितने भी फोर्सेस उस पे एक्ट हो रहे हैं उन सब का क्या ले लो? वेक्टर सम, मतलब वेक्टर रूल के हिसाब से एडिशन करो जो भी आएंगे, ठीक है। तो अभी एक और एक्ट हो रहा फोर्स, तो ये एक बार हटा देते, फिर से लिख लेंगे। तो यहाँ आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये कौन सा फोर्स है? F14 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q4 अपॉन R14 स्क्वायर, इन दोनों के बीच में का जो भी डिस्टेंस होगा, ठीक है। जितने भी फोर्स होंगे सबका वेक्टर सम लेना है, ठीक है। तो ये फोर्स, अच्छा ये हटा देते डायग्राम, याद रखना ऐसी डायग्राम निकालना, डिस्टेंस कम ज्यादा हुआ तो चलता कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर से देखो, यहां अपन ये लिख रहे हैं कि जो रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे उस गिवन चार्ज Q1 पे, वो सबका वेक्टर सम रहेगा F12 वेक्टर है प्लस इसका वेक्टर फॉर्म F13 प्लस F14 प्लस एंड सो ऑन। सभी को वेक्टर रूल के हिसाब से ऐड करना है।
जितने भी फोर्स ऐड कर रहे होंगे, तो ये इक्वेशन ये नहीं बता रहा कि साथ जैसे ये 10 है, ये 20 है, ये 15 है, तो तीनों को डायरेक्ट ऐड कर दो, नहीं। ये इक्वेशन ये बता रहा है कि इन फोर्सेस को ऐड करना है, मगर वेक्टर रूल के हिसाब से। कौन से रूल के हिसाब से? वेक्टर रूल के हिसाब से। देख लो एक बार स्टेटमेंट एक बार और बता देता, फिर आगे चलते। फिर से सुनो, if number of charges are interacting, number of charge interact हो रहे हैं, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, then the resultant force on the given charge, यहाँ पे q1 पे ले रहे हैं, देखो 1 1 1, तो q1 पे ले रहे हैं, अभी बताया है डायग्राम में। then the resultant force on the given charge is the vector sum of all the individual forces on that charge। उस चार्ज पे जितने भी इंडिविजुअल फोर्सेस है, उन सबका वेक्टर सम लेना है, मतलब उन सबको सॉल्व करना है वेक्टर रूल के हिसाब से। तो जो आंसर मिलेगा वो ये मैग्नीट्यूड लिखे, वहां पे डाल सकते हैं मैग्नीट्यूड। तो इतना देखो, if number of charges are interacting, if number of charges are interacting, then the resultant force on the given charge, जो भी given charge पे फोर्स निकालना है, then the resultant force on the given charge is vector sum of all the individual forces on that charge। उस चार्ज पे जितने भी इंडिविजुअल फोर्स एक्ट हो रहे होंगे, उन सबका वेक्टर सम लेना है। देखो ठीक है, तो इस इक्वेशन को आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, पर लिखने की जरूरत नहीं है, वेक्टर रूल के हिसाब से करेंगे। टेक्स्ट बुक में लिखा है इसलिए जस्ट बता रहा हूं, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन लिख के स्टेटमेंट लिखना है और डायग्राम। रिजल्टेंट फोर्स, सभी फोर्स में कॉमन निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। पहला है चार्ज q1 q2, उनके बीच में का डिस्टेंस r12 स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर, अब यहाँ 1 2 है तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 1 यूनिट वेक्टर, इसको अलग कर दो। प्लस अब इसका क्या आएगा q1 q3, ये नीचे वैसे ही रखो, r13 मैग्नीट्यूड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ 13 है तो यहाँ लिखेंगे 3 1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका भी कॉमन। इसके लिए क्या लिखेंगे q1 q4, डिस्टेंस r14 उसका स्क्वायर, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने के लिए 1 4 है तो यहाँ लिखेंगे 4 1 एंड प्लस एंड सो ऑन। पर ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसको इससे सॉल्व नहीं कर सकते, वेक्टर है, वेक्टर रूल के हिसाब से सॉल्व करना है। ये इक्वेशन भी लिख लेंगे डायग्राम के साथ, स्टेटमेंट दे देंगे, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया। नंबर ऑफ फोर्स सुपरपोज हो रहे हैं, एक साथ एक्ट हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए कौन सा रूल लगाओ, वेक्टर रूल, बस इतना बोलना है। फिर से एक बार सुना, if number of charges are interacting, if number of charges are interacting, number of charge interact हो रहे हैं, then the resultant force on the given charge, किसी एक पे resultant force निकालना है, then the resultant force on the given charge is the vector sum of all the individual forces। सभी individual forces जो उस पे act हो रहे हैं, उनका वेक्टर सम लेना है, मतलब वेक्टर रूल के हिसाब से ऐड करना है। दो फोर्स का तो मैंने रिजल्टेंट कैसे निकालते हो बता ही दिया था, 4 5 रहे तो बाद में देखेंगे जब निकल आएंगे तब, ठीक है। फिर से देखना, लास्ट बार स्टेटमेंट देखो, इफ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, इफ नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, then the resultant force on the given charge is the vector sum of all the individual forces on that given charge। बस ये स्टेटमेंट हो गया। डायग्राम बनाना, ये इक्वेशन लिखना, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। कॉमन निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, सबके साथ था। फोर्स का फॉर्मूला q1 q2 अपॉन r12 स्क्वायर, और ये डायरेक्शन 1 2 है तो डायरेक्शन है 2, वो समझाया था रिवर्स क्यों होता, डायरेक्शन बताई थी। इसके बाद अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कूलम्ब्स लॉ वाला पार्ट, और ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया याद, अच्छे से करो सब चीजें, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर से बोल रहा हूं, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ मेरे को सजेशन भी देना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे को कॉल कर सकते हैं, नंबर है आप लोगों के पास, शाम को कॉल करो, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। ग्रुप में नहीं कर सकते, ग्रुप में फिर कैसा होता कि मेरे भेजे हुए मैसेज नहीं दिखते, सब कंजेस्टेड हो जाता,
इसीलिए मैंने ब्लॉक किया हुआ है, पर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अलग से मैसेज कर सकते, आप कॉल भी कर सकते, कोई भी डिफिकल्टी रहे तो मेरे से कांटेक्ट करो, ठीक है। चलो ये नोट डाउन करो, बचा हुआ अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक बेसिक ही चल रहा था, अब आगे इक्वेशंस चालू हो जाएंगे। अब अपन इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला टॉपिक सॉल्व करने वाले, यूज करने वाले आगे। तो यहाँ तक देखो इक्वेशन, ठीक है। ये था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। याद रखना सुपरपोजिशन मतलब एक साथ में सभी फोर्सेस सुपरपोज हो रहे हैं, एक दूसरे पे एक्ट कर रहे हैं, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। लास्ट बार देखो, if number of charges are interacting then the resultant force on the given charge is the vector sum of all the individual forces on that charge। उस चार्ज पे जितने भी फोर्स है इंडिविजुअल, उन सबका वेक्टर सम है। डायग्राम बनाएगा, q1 पे फोर्स निकालने के लिए बोला तो बाकी फोर्स निकाल लेंगे। फिर से देखो डायग्राम, ये था q1, ये q2, ये इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ये भी इस पे कर रहा, पर वो निकालना नहीं क्योंकि रिजल्टेंट इस पे निकालना है। दिस इज q3, ये इस पे इधर फोर्स एक्ट कर रहा है, समझो दो ही होते तो रिजल्टेंट अलग होगा ना, एक और बना दो, इधर निकाल। तो ये डायग्राम पे ड्रॉ करना, स्टेटमेंट लिखना, और ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। और याद रखना यहाँ 1 2 है तो यहाँ 1 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन है ही नहीं, ये डायरेक्शन बराबर है, 1 2 है तो यहाँ 2 है। वो पहले वेक्टर रूल में समझाएगा डायरेक्शन कैसे लेना। तो यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1, यहाँ 1 3 है, यहाँ 3 1, यहाँ 1 4 है, डायरेक्शन में 4 1। देखो फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, ये ऐसे लिखा था हमने। अब डायरेक्शन है इधर 2 2 1, इसलिए 2 2 1 लिखा है ऐसे। तो इसको पढ़ते हैं ऐसा, फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, बट डायरेक्शन ये है एरो सेकंड से फर्स्ट, तो सेकंड से फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ अभी खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट आगे वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।